नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में तब विश्वास मत हार गए जब उनकी गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण उन्हें 19 महीने सत्ता में रहने के बाद पद छोड़ना पड़ा। दहल संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल करने में विफल रहे, जो वोट जीतने के लिए जरूरी था। नेपाली कांग्रेस के समर्थन से CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं। नए गठबंधन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली नए प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा के परिणय फुकेर पंकजा मुंडे उन 9 उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने महाराष्ट्र MLC चुनाव में जीत हासिल की है। क्योंकि गिनती अभी जारी है, बाकी 2 सीटों के लिए अब लड़ाई मिलिंद नार्वेकर, जयंत पाटिल और सदाभाऊ खोत के बीच है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए द्विवर्षीय चुनाव में सभी 274 विधायकों ने शुक्रवार को मतदान किया। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां विधानसभा के 274 वर्तमान सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है और यह वजह है कि पार्टी ने बार बार वोटरों का विश्वास जीता है। उन्होंने भाजपा को कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने को लेकर आगाह किया। गडकरी ने कहा कि भाजपा को वो गलतियां नहीं करनी हैं जो कांग्रेस ने की हैं और उसकी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम भी वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। गडकरी ने गोवा की राजधानी पणजी में गोवा भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुंबई दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बांद्रा इलाके में स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद उद्धव के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि यह अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। पत्रकारों के सवाल पूछने पर ममता ने स्पष्ट कहा, संभव है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, खेला शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया कि किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में खासकर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का जिक्र किया। राहुल गांधी के इस पोस्ट में छिपे संदेश की कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तारीफ की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विनम्रता, सम्मान, सहानुभूति और गरिमा ये वे मूल्य हैं जिन्हें हम बहुत संजोते हैं, काश और भी सीखने को मिलता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर अभद्र कमेंट करने वालों पर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल ना करें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ना कि मजबूती की। राजद ने कहा कि भाजपा और JDU के नेता लालू के परिवार पर जितनी चिंता करते हैं उसका 10% भी यदि राज्य के बारे में चिंता करें तो आज बिहार का पूरा सिस्टम इस प्रकार ध्वस्त नहीं होता। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार में शामिल बिहार के मंत्री हों या बिहार सरकार में मंत्री हों, इनकी सारी ऊर्जा और समय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रताप के परिवार को गाली देने में ही खर्च हो जाती है। वे सरकार का काम कब करेंगे? चितरंजन गगन ने कहा कि आज कहीं पुल जल समाधि ले रहा है तो कहीं सड़क ध्वस्त हो गई है। वे आज कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने X पर पोस्ट पर जारी अधिसूचना को शेयर करते हुए जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोग को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द को झेला था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर पलटवार किया है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों पर हमला किया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी और पाखंड से भरी हेडलाइन बनने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लोगों ने उन्हें 4 जून 2024 व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार मिली थी। इन दिनों को इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित इमरजेंसी लगा रखी थी। शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया कि वो राजमार्ग को कैसे अवरोध कर सकती है। हम कह रहे हैं कि अंबाला के पास वाले शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोध हटाओ और ट्रैफिक नियंत्रण करो। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई टालते हुए टिप्पणी की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए जाने के बाद किसान संगठन एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। हाईकोर्ट में फैसले के बाद किसान संगठन दिल्ली कूच को लेकर अपनी आगे की रणनीति बनाने को लेकर जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि किसान संगठन अलग अलग दिनों में अपने अपने स्तर पर ये मीटिंग करेंगे जिसमें दिल्ली कूच को लेकर फैसला लिया जाएगा। इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव नजदीक होने के बावजूद हरियाणा सरकार कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए बॉर्डर की बैरिकेडिंग हटाने का रिस्क लेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता हूं। जो करेगा जात की बात उसको कसकर मारूंगा लात। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। उनको पहले ही कहा है मैं आरएसएस वाला हूं। वोट देने से पहले सभी सोच लें, बाद में पछतावा ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा, जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। बता दें कि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके साथ ही 2 आईपीएस अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने कार्रवाई तब की है जब टीडीपी विधायक रघुराम कृष्णम राजू ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के इशारों पर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। उनकी शिकायत है कि उन्हें करीब 3 साल पहले आंध्र प्रदेश सीआईडी अधिकारियों ने हैदराबाद से अवैध रूप से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए हैदराबाद की स्थानीय अदालत में पेश किए बिना राज्य ले गए। इसी शिकायत के आधार पर गुटुर के नागरम पालम में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। केजरीवाल मामले की सुनवाई करती हुई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ सवालों के साथ बड़ी बेंच के पास मामला भेजा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हमने गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता का अतिरिक्त आधार उठाया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि तो गिरफ्तारी की नीति क्या है, इसका आधार क्या है। हमने उल्लेख किया है, हमने 3 सवाल तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी की जरूरत, अनिवार्यता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों को पूरा करती है। हमने स्पष्ट रूप से माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है। आप नेता संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। आतिशी ने कहा, ये दिल्ली वालों के काम रोकने की भाजपा की साजिश है। तभी जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को फर्जी केस में बिना सबूत जेल में डाल दिया। बीजेपी को पता था कि ईडी के केस में राव सेवेनी कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से सुनवाई के एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करवा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक केजरीवाल जमानत पर बाहर रहेंगे वह सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सकता है या बड़ी पीठ द्वारा वापस लिया जा सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश जारी करने के सवाल पर कहा कि इस संबंध में फैसला लेने की जिम्मेदारी आप प्रमुख पर ही छोड़ दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर 5 शर्तें भी लागू की हैं। पहली शर्त, केजरीवाल को 50,000 रुपए की राशि के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक श्योरिटी देनी होगी। दूसरी, केजरीवाल सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। तीसरी, केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो। चौथी, वे केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और पांचवी, वे किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़े किसी भी अधिकारी फाइल पर उनकी पहुंच नहीं होगी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।